अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में इलेक्शन होने हैं, लेकिन अभी तक हतमी डेट अनाउंस नहीं की और इसी को लेकर सियासी जमातें तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हैं। लेकिन अब चूंकि तकरीबन 3.5 महीने का अरसा रह गया है, टाइम बहुत कम है और इसमें अब महसूस ये किया जा रहा है कि इलेक्शन के हवाले से जो सरगर्मियां हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और मीनार पाकिस्तान में जलसे की उनको इजाज़त भी मिल गई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 18 अक्टूबर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। क्या सूरत हाल आगे बनने जा रही है, क्योंकि चंद दिनों में बड़ी खबरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी आएंगी। बहुत बड़े और तगड़े केसेस जो हैं वो वहाँ पर भी हेयरिंग के लिए दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर हालार मंजूर वसान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या लग रहा है 18 अक्टूबर से किस तरह की आप लोग अपना जो है वो इब्तिदा कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम की, क्या सोच है इस वक्त? देखिए इमरान साहब, 18 अक्टूबर 2007 में जब ये वाक़या पेश आया था तो कारसाज में, तब से लेके और इस 2023 के साल तक हम ये 18 अक्टूबर की तकरीबात हमारी होती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और इस दफ़ा हमें ये डायरेक्शंस दी गई हैं बिलावल साहब की तरफ से कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप अपने हिसाब से करें ताकि लोगों को आप एक यूनिटी प्लेटफॉर्म में लेके आएँ, मुत्तहिद करें। और एक जैसे अभी बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया था सिंध से कराची से कश्मीर तक एंड देन ही वेंट टू मुल्तान आफ्टरवर्ड्स, तो उसमें एक ये है कि लोगों में एक उम्मीद की किरण कि बिलावल साहब इज़ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पीएमशिप, और उस वजह से ताकि लोग आपको सपोर्ट करें। तो ये 18 अक्टूबर को हम कर रहे हैं प्रोग्राम और हर डिस्ट्रिक्ट में होगा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद हमारा इनिशियल जो स्टेज है वो स्टार्ट होगा इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन मुहिम को आगे चलाने के लिए। तो हम पुर उम्मीद हैं जितना लोगों को हमें रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, लोगों के रिस्पांस की आपने बात की, लॉन्ग मार्च की आपने बात की, बिलावल भुट्टो ने शुरू किया था और वो उस वक्त की पीटीआई हुकूमत के खिलाफ था और महंगाई को लेकर था। अब अगर आप सिचुएशन देखें तो बहुत ड्यू होता है कि महंगाई के खिलाफ मार्च जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो रही है पिछले 16 महीने की कारकर्दगी, वो तो आप लोगों के खिलाफ भी मतलब अगर कोई कहे तो जायज़ तो बनता है। फिर देखें, मेन जो मिनिस्ट्रीज़ थे हमारे जो नून लीग वाले थे उनके पास थी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वो सही से नहीं चला सके। मैं जो अभी बात कर रहा था लॉन्ग मार्च, आप कैसे आप मतलब भारी पत्थर आपने उनको दे दिया चुमने के लिए, आप जो है वो वजारत खारजा एंजॉय की और ये सारी चीजें। वजारत खारजा जो हमारे पास थी वो तो काफी हम ग्रे लिस्ट से निकाल के आए पाकिस्तान को, और जो हमने डिप्लोमेसी की इंडिया और यहाँ ये जो ब्लैक लिस्ट में हो गए पूरा सारा इकोनॉमी, ये सारी चीजें ये आपने नहीं खाते में डाल दी। फाइनेंशियल आप इसको देखेंगे ना, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स जो हमारे पास हैं, आईएमएफ की आप डील देखें जो मार्च में होने वाली है, उसमें क्या तेब आएगा। ये जो हमारी अगेन दोबारा आते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हैं उस 16 महीने की कारकर्दगी से जो इत्तेहादी हुकूमत में आप भी उसमें शामिल थे। मैं समझता हूँ कि कोalition हुकूमत की ज़रूरत थी उस वक्त। पीपल्स पार्टी के पास कुछ मिनिस्ट्रीज थी, बट टू मेंशन इट, मैं कहूँगा कि नून लीग का पीएम था और जिस तरीके से उन्होंने हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को लेके हुए यहाँ पे इकोनॉमी को मज़ीद ख़राब किया और पॉलिटिकल जो ये आवाज जो आज आप कह रहे हैं, ये उस वक्त हुकूमत में रहते हुए आप लोगों ने क्यों नहीं पॉइंट्स उठाए? नहीं, हमने की थी, बट हम चाह रहे थे कि इलेक्शन हो टाइम पे। अगर हम उस वक्त भी अगर कुछ इशू क्रिएट करते तो जो दूसरे कुव्वतें थी उनको फायदा मिल सकता था। हम चाहते थे कि इलेक्शन जैसे ही अगस्त में उनका टर्म पूरा पीरियड खत्म होता है तो विद इन नवंबर 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। तो वो तो 14 मई वाली भी बात है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे रहते हुए इलेक्शन होना चाहिए था। आपने वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन
इलेक्शन की बात नहीं की थी। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी ने ही आइन क्रिएट किया है 1973 का, अगर आप देखें तो मेन सिग्नेटरीज ही थे। हमारी यही कोशिश होती है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो किसी सर, भी जिस आइन और कानून की बालादस्ती और 90 डेज के अंदर इलेक्शन की बात आज आप कर रहे हैं जनरल इलेक्शन को लेकर, आपका वो स्टांस जो है 14 मई के इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं था कि जब दीगर सियासी जमातें, पीटीआई कह रही थी और जमातें कह रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, उस वक्त तो आपने ये आइन और कानून की बात नहीं की। उस वक्त सर्कमस्टेंसेस सही नहीं थे कंट्री के। अब या तो आइन और कानून होगा या फिर सर्कमस्टेंसेस होंगे, कोई एक चीज तय कर ले। देखिए आप थोड़ा इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों मैनिपुलेट करूंगा? मैं तो एक सिंपल बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, या तो आइन और कानून होगा और उससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। जैसे आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शंस नवंबर में होने चाहिए थे ना। ये सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करती है कि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते, हमारे पास क्योंकि सीसीआई की मीटिंग हुई थी, उसमें 4 CMs मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद हल्का बंदियों का वहां पे होगा, तो इसलिए अब अगर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो समझेंगे कि ऐसे सूरत हाल में इलेक्शंस हो जहां पे सब पार्टीज रजामंदी इख्तियार करें, अवाम भी अगर 3-4 महीने अगर लेट हो जाती है इलेक्शन, बट अगर इसमें सारे पार्टीज खुश हैं इससे, तो दैट इज द बेस्ट एंड फेयर डिसीजन। बात यह है कि मार्च में है सेनेट के इलेक्शन, जी ठीक है, और उससे पहले इलेक्शन होना जरूरी है, वरना बड़ा मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी ऐसे मसाइल हो चुके हैं जी, और हम देख चुके हैं कि ऐसे अदवार भी गुजरे हैं पाकिस्तान में कि वो बगैर इलेक्शन के और ज़ाहिर के नजरिया ज़रूरत के तहत, तो नथिंग इज न्यू इन पाकिस्तान। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर मार्च में सेनेट के इलेक्शन उनका टर्म ख़त्म हो रहा है और जो सेनेटर्स इलेक्ट करते हैं वो थ्रू द वोट्स ऑफ MPA एंड MNAs, ठीक है, अगर इस प्रोसीजर को हम इग्नोर करते हैं तो प्रेसिडेंट एक रॉन्ग सेट क्रिएट होगा। हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल लोग फिगर्स हमें देख रहे हैं कि इलेक्शन एक तो टाइम पे नहीं हो रहे और दूसरा हम जो निगरान सेटअप है हम उसको पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि जब भी अनवारुल हक साहब अभी UN के डेलीगेशन में गए थे वहाँ पे, तो उनको इतनी वो प्रोटोकॉल रेस्पेक्ट थ्रू डिफरेंट लीडर्स वो नहीं मिल सकी जो अमूमन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। नहीं, लेकिन जो काम निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ साहब कर रहे हैं, जो काम इस वक्त अस्करी क़यादत कर रही है, जो माफियाज के खिलाफ टक्कर ली हुई है, चाहे वो कोई भी माफिया हो, डॉलर माफिया हो, चीनी माफिया हो, ये काम तो आप लोगों के करने के थे ना, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के करने थे। वो उसकी गुड गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस है ना कि एक महीने में जनाब 20% डॉलर जो है वो गिर गया, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो दुनिया की बेहतरीन करेंसी में शुमार हो रही, ये तो गुड गवर्नेंस के काम है। ये क्यों नहीं कर सकी इलेक्टेड गवर्नमेंट? मैं समझता हूँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस यहाँ पे इम्पोज नहीं होते। अगर इलेक्टेड हुकूमत होती भी है, उनके पास हर चीज होते हुए भी दे डोंट टेक द नेसेसरी एक्शंस that are required at that moment। और मैं इसी बेसिस पे समझता हूँ कि अगर ये नून लीग लेड गवर्नमेंट अगर उस वक्त जो होर्डिंग करते थे डॉलर्स की, या जिनको पता था कि अभी डॉलर का रेट ऊपर बढ़ेगा और रख लेते थे अपने पास, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। बदकिस्मती से अस्करी क़यादत कराची में आई, उन्होंने इक़दामात लिए और वो अप्रिसिएशन के हकदार हैं। कहाँ डॉलर 330 पे था, 280 पे आ गया। बट ये मैं समझता हूँ ये लूप होल है। अगेन चले ये तो माफिया के खिलाफ। मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में है, और आप मुझे बता दीजिए कि सिंध की ऐसी क्या कारकर्दगी है कि जिसको आप इलेक्शन में एक बयानिए के तौर पर लेकर जाएं, महंगाई के हवाले से लेकर जाएं, आप एजुकेशन के हवाले से लेकर जाएं, जॉब क्रिएशन के हवाले से लेकर जाएं, ऐसा क्या है आपके पास? देखें, अमूमन पीपल्स पार्टी का एक थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम मार्केटिंग सही से नहीं कर पाते अपनी जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है आपके सबके सामने कि NICVD जो हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ हमने चाइल्ड हॉस्पिटल्स भी क्रिएट किए थे। अभी बिलावल साहब ने उनके इनॉग्रेशंस भी किया था। यहाँ कोरंगी में एक हॉस्पिटल था। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध में जितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो काम हुआ पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर में बहुत जबरदस्त देख लें, आप ट्रांसपोर्ट देख लें, जो रेड बसेज आई, आप
देखिए कहीं कितना टाइम हो गया था, पाकिस्तान वही डबल डेकर बसेस का सोच रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बने, फ्लाईओवर्स भी कुछ बने। अब कराची जरा घूम फिर के देखें, आपको मैं पूरा घूमता हूँ कराची, फ्लाईओवर्स भी है, हर चीज है, बट ये है कि हम मार्केटिंग सही से नहीं कर पाए। मैं दूसरी चीज भी आपको बताना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप जाएंगे रूरल एरियाज में, यू लुक एट द खैबर सिटी या दूसरी सिटीज जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आई कैन शो इट टू यू कि वहाँ पे हमने कितना काम किया है, लाइब्रेरीज डेवलप किए हैं। पीपल्स पार्टी का यही इकदाम था कि जो 20 लाख 21 लाख जो हम घर फराम कर रहे हैं, तो जो सैलाब में लोग उसकी जद आ गए थे, दैट इज डन बाय द पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली। जो मैनिफेस्टो है हमारा, रोटी कपड़ा मकान वाला, घोटकी का क्या हाल है और दिगर जगहों की क्या हाल है? दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ प्रोसेस वाइज ये चल रहा है। ये हमने एनजीओ को दिया है, सरसों वालों को, जो हाउस एलोकेट कर रहे हैं, पोजीशन टाइटल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। फिर भी नैरेटिव क्या होगा इलेक्शन के लिए, क्या नैरेटिव होगा आपके पास, ये मुझे बताइए ना, क्योंकि आप बिलावल साहब जो हैं वो पीटीआई हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च उन्होंने किया। अब अगर आप अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को उस दिन की कीमतों और आज के दिन, या चले आज के दिन छोड़े, वो आप काकड़ साहब के खाते में डाल देंगे, वो आप डालें जिस दिन आपकी हुकूमत खत्म हुई, कोalition गवर्नमेंट, वहां तक जमीन आसमान का फर्क है। तो महंगाई तो कम से कम सूट नहीं करती, महंगाई तो सूट नहीं करती। मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, एक जो फेडरल जो हुकूमत होती है वो पीएम के मातहत होती है, उसमें जो एक्शंस लेने होते हैं वो कैबिनेट में सारे मेंबर्स लेते हैं। तो हमारे पास जो वफाकी प्राइम मिनिस्टर था वो 2008 से 2013 तक था, उसके बाद हमारे पास नहीं रहा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई रोल आपने इसमें नहीं देखते? आपके कमिश्नर फिर कमिश्नर लिस्ट वगैरह क्यों निकालते हैं? कमिश्नर की जो लिस्ट वगैरह होती है, असल चीज है उसको उस पे इंपोज करवाना। कमिश्नर जो रेट लिस्ट होती है वो क्यों निकलती है? नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट से तो नहीं निकलती, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से निकलती है। मैं इसको थोड़ा डिफाई करूंगा। मार्केट कमिटीज होती हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइस डिटरमाइन करती हैं ऑल अक्रॉस द स्टेट। नहीं, मैं कमिश्नर प्राइस लिस्ट की बात कर रहा हूं। अब ये तो कमिश्नर्स खुद जाए ना वहां पे खुद जाए, वहां पे वो किसको जवाब दें? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जवाब देनी है या वो फेडरल गवर्नमेंट को जवाब दें? वो प्रोविंशियल को है, बट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर कि वो अपने कमिश्नर को। वेयर इज चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर देखेगा ना, ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव, ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। जो कमिश्नर होगा वो रिपोर्ट करेगा सीएम साहब को, एंड सीएम साहब हैज टू टेक द एक्शंस आफ्टरवर्ड्स। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अब सीएम साहब हर गली में तो नहीं जाएंगे ना, कि वहां पे पूरा सिंध का मामला है, आप देख रहे हैं हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप इसको भी तो थोड़ा नहीं बिल्कुल, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या नैरेटिव है जो वो अपने लोगों को मोबिलाइज करेगी। नाउ अब आप बैरिस्टर भी हैं, ये मुझे बताइए, अब कल परसों से जो है वो बड़ा धड़ाकेदार खबरें जो है वो सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अब टेकअप होने वाले हैं। आगे क्या हालात देख रहे हैं? हालात अच्छे नहीं है काफ़ी। जो सियासतदान है मुल्क के हमारे, मैं समझता हूँ कि अब जैसे डिसीजंस आना शुरू हो जाएंगे और ये एक जो अवाम का जो एक तासुर था, परसेप्शन था जो उनके लीडर्स के पास रखते थे, उनमें कमी आएगी और एक जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एक जो इखलाकी इक़दार हैं सियासतदानों की वो मुतासिर होंगी। बिल्कुल होगी। एक आम आदमी के लिए ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होगी। और इसका रीज़न अभी आपने जो हम डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट 2023 का, ये 10 अप्रैल को पास हुआ था नेशनल असेंबली को, देन इट टर्न्ड इनटू द इनेक्टेड इनटू द लॉ, और इसको चैलेंज किया था पीटीआई की हुकूमत ने कि इसको आप रिजेक्ट करें, बट थैंकफुली इट गॉट अप्रूव्ड। और इसमें यह है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो पावर्स थे वो डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, आप अगर आर्टिकल 191 देखें उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अब आने वाले दिनों में उसमें एक जो है वो राइट ऑफ अपील नहीं है, मियाँ साहब नहीं कर सकते, शौकत और जहांगीर साहब भी नहीं कर सकते, लेकिन वो इखलाकी तौर पे है, ठीक है, अदरवाइज उनके ऊपर वो लाइफ टाइम जो पाबंदी थी वो खत्म हो चुकी है। मजीद आप किसी को रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं इससे? देखें, सबके साथ एक ही होगा, प्रेसिडेंट एक ही सेट होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी ये किसको रिलीफ देने के एक मूड में नज़र आ रहा है। अगर हम देखें क्योंकि जैसे ही ये अगर अपील की तरफ जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। हेड्स ऑफ टू दी हमारा जो चीफ जस्टिस है उमर अतिया बंदियाल साहब, जो उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग्स किए हैं हमारी हिस्ट्री में। बंदियाल साहब ने कहाँ किए हैं? नहीं, मतलब काजी फाइज़ ईसा साहब ने किए। उमर अतिया बंदियाल नहीं करना चाहते थे, काजी फाइज़ ईसा साहब, apologies for that
थिंक। अच्छा, काजी फायद ईसा साहब का यही है कि जो आइन और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज जो केस आएगा हम उसको डील करेंगे, मेरिट के ऊपर करेंगे विदाउट एनी डिले। चलिए जी, देखते हैं कि आगे आने वाला वक्त मेरिट के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आती हैं, और वो जो केसेस वहां पर लगे हुए हैं, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड्स का हो, जो कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके असरात मुरतब होंगे, वो केस भी लगा हुआ है। इस हफ्ते उसके ऊपर भी जो है प्रोसीडिंग से स्टार्ट होनी है। सूरत हाल कहाँ तक जाती है हम आगे आने वाले प्रोग्रामों में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और बहुत शुक्रिया जी बैरिस्टर हालार मंजूर वसान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो इस वक्त काम हो रहे हैं, जिस तरीके से अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत कमर बस्ता है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, उसके नताइज क्या मिल रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से जो इस वक्त पॉलिसीज़ ली जा रही हैं, और यकीनन बहुत सी जगहों पे हम देख रहे हैं कि उसके मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, माहिर माशियात। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले जो है वसान साहब से भी बात हो रही थी कि जो गुड गवर्नेंस के हवाले से कड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे वो डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ हो, चीनी माफिया के ख़िलाफ़ हो, गंदम माफिया के ख़िलाफ़ हो, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हो, ये सारी चीज़ें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के करने के काम थी, जो इस वक्त इस केयर टेकर गवर्नमेंट को करना पड़ रही हैं। तो हमारी सियासी हुकूमतें क्यों नाकाम होती हैं इतने सख्त फैसले करने में? उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की मईशत को तबाह करना हो ना, तो आप अपनी सारी की सारी मईशत की जो फैक्टर्स है वो आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें। देखिए पाकिस्तान में क्या होता रहा है 1947 से लेकर अभी तक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी बनी हैं वो चल नहीं पाई, और उसके मैं कहता हूँ सारे के सारा क्रेडिट हम सियासतदानों को देते हैं। और जब हुकूमत की जो कंपनीज़ है नहीं चलती है तो फिर हम उसे बेचने की बात करते हैं। अच्छा, जब प्राइवेट सेक्टर सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेगा तो वो आती है मोनोपोली। आज आप देखें सीमेंट के अंदर मोनोपोली है, क्योंकि सीमेंट की फैक्ट्री सिर्फ 22 से 24 लोगों के हाथ में है। कोई गवर्नमेंट थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करें पहले, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क ये है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार के लिए एक कंड्यूसिव माहौल फराहम करना होता है, पॉलिसीज़ फराहम करना होता है। अल्टीमेटली पाकिस्तान में हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इदारों को कौमिया लिया गया, नेशनलाइज्ड हुए। फिर उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का हाल देखें, आप पाकिस्तान स्टील मिल का हाल देखें, एंड जस्ट एक पूरी लिस्ट है, 84-85 कंपनीज हैं। ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से तबाह हुई सारी चीजें। बिल्कुल सही है ना। तो अब प्राइवेट सेक्टर को आप इसमें अगर कह रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ से इस रोल को डिफाइन कीजिए। जी, हमारे यहाँ क्या होता रहा एक्सट्रीम में, या तो हम नेशनलाइज की तरफ चले जाते हैं या तो हम प्राइवेटाइज के, इन बिटवीन द लाइन कभी भी नहीं हम बात करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर ये होता है कि जी हमने ये देखना है कि बिजनेस और पैसा एक हाथ में ना हो और उसकी कंट्रोल जो है वो हो। अब आप देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई की कहाँ खो देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम मोनोपोली करने देते हैं इंडस्ट्रीज को, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट चलती कैसे, टैक्सेस से या उनके इदारे जो पैसे कमाते हैं। जो भी हम पे टैक्सेस बढ़ते जा रहा है उसकी वजह ये गवर्नमेंट खुद तो कमाती नहीं है, जो कुछ अब उनको जो भी खर्चा करना होता है वो आवाम से लेती है। अच्छा, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद कमाएंगे तो फिर वो टैक्सेस से नहीं बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कमा के मुल्क चलाएंगे। या तो जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सही मानों में चलेगी तो आप देखेंगे आवाम को सहूलत मिलेगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये अपनी जो प्राइस होती है, जो प्रॉफिट होती है, वो एक मिनिमम रखते हैं ताकि आवाम को भी सहूलत हो। अच्छा। और वो कमा भी सके। यहाँ पे क्या होता है, या तो आप देखें ऑर्गेनाइजेशन चलती ही नहीं है, उसे तबाह कर दिया जाता है, उसके अंदर पॉलिटिकल, जहां 1000 लोगों में आप 1500 लोग डाल देते हैं ताकि बस वोट हो। तो आप क्या कर रहे हैं, और दूसरी जानिब फिर बाद में जब एक्सपोज हो जाते हैं वो कहते हैं इसको बेच दो। अब वही जब हम बेच देते हैं और प्राइवेट सेक्टर लेता है, प्राइवेट सेक्टर तो कमाने के लिए बैठा हुआ है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, तो वो अपनी मनमानी प्राइस करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे ये मजबूर हो गए। फिर वो ये कहते हैं जनाब आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम कंपनी बंद कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, आपके पास मसले मसाइल आ जाएंगे।
ये एक सेक्टर की बहुत बात बहुत नहीं सी कर उसकी रहा। और वो होते हैं सोवरेन गारंटीज वगैरह कॉल होने लगती हैं, ये सारी चीजें। नाउ अब ये मुझे बताइए कि अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो रेगुलर इकोनॉमी से बड़ी है, छोटी तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। IMF क्या गलत कहता है? IMF कहता है आप अपनी मुआशी क़िबले को दुरुस्त कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। दुनिया में 17% GST कोई नहीं देता जो पाकिस्तान की कौम देती है। वजह क्या कि डायरेक्ट टैक्सेशन ओनली 30%, इनडायरेक्ट टैक्सेस 70%। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो FBR को आप प्राइवेटाइज कर दें। क्या कहेंगे? अच्छा, अगर उनसे काम नहीं हो रहा तो मैं ये कहता हूं जो हुकूमत अपने इदारे नहीं चला सकते ना, उसे मुल्क चलाने का कोई हक नहीं है। देखिए, अगर हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम चला रहे हैं, सबसे पहले अपना घर तो चलाएं, यानी अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने यही देखा, अवाम के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चलाएं। आपने बड़े अच्छा सवाल किया एक पॉलिटिकल शख्सियत से कि जनाब आप जो है सूबाई तौर पे कमिश्नर लिस्ट पे पूरे कराची में घूम लें, पूरे पाकिस्तान में घूम सारी लें। चीजें फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर क्यों? दिस इज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। दैट इज द रीजन महंगाई हो रही है ना जी। अब जब कोविड का सिलसिला था, यही हुकूमत, यही इदारे दुकानों को कैसे टाइम पे बंद कर देते थे। रिट ऑफ द गवर्नमेंट होता है तो आप क्या प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते? रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो इस वक्त हम देख रहे हैं इस केयर टेकर सेटअप के अंदर, और इस जो कमिटमेंट है हमारी इस वक्त फोर्सेस की, मैं एक बात करता हूं कि जनाब होलसेल और रिटेल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में टैक्स नेट में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में टैक्स नेट में नहीं है, इनकम टैक्स नहीं देते, फिर इसके अलावा आपका रियल इस्टेट जो है वो टैक्स नेट में नहीं देता। इस वक्त जो बात की जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कि होलसेलर और रिटेलर सेक्टर को आप टैक्स नेट में हर सूरत में लेकर आएंगे, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करती हैं, ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल होता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम कि ये एक्शन ले ही लिया जाए इस मर्तबा। देखिए, हम अगेन कहेंगे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए क्या है। शॉर्ट टर्म में लोग शोर मचाएंगे। जब आप किसी भी चोर को पकड़ते हैं, क्रैकडाउन्स होने लगे, तो क्या हुआ? आपके पास उन चोरों की कुछ सपोर्ट इंटरनेशनल भी आती है, कुछ ह्यूमन राइट्स वाले भी डालते हैं, मगर क्या होता है लॉन्ग रन पे वो चोर हार जाते हैं। जब हम क्रैकडाउन्स, आज आप कह रहे हैं ना आर्मी ने जो क्रैकडाउन्स किया है, इट्स वाज नॉट एन इजी जॉब। क्यों? क्योंकि उसको जो क्रैकडाउन्स किया है, आप देखें अफगान के ऊपर कितना, अफगानिस्तान का जो स्मगलिंग होता था, आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो जाती थी, आपके इकोनॉमिक प्लान्स जो होते थे वो वर्कआउट नहीं होते थे, बिकॉज आप जो प्लान बना रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक बना रहे हैं, आपके जो रिजर्व्स है, आपके जो रिसोर्सेज है, कैलकुलेशंस आउट होती थी जब स्मगलिंग होती थी अफगानिस्तान से। तो आज जो गवर्नमेंट है उन्होंने हर चीज का, देखें वहां पे जो, सर मैं इसी पॉइंट को जरा कंटिन्यू रखूंगा कि इस वक्त, क्योंकि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं, जिन आप समझ लें कि बिजनेस क्लब्स के लोगों से मिल रहा हूं, और वो इस वक्त बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये होगा कि मौजूदा ये जो कंटिन्यूशन है इन हालात की, इन पॉलिसीज़ की, ये आगे मुंतखब हुकूमत जो है उसके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी होगी। मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। नदीम मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब, एक आम सा सवाल मैं आवाम की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आवाम को क्या चाहिए इस वक्त? इलेक्शन चाहिए, नई हुकूमत चाहिए, सियासतदान चाहिए, या महंगाई से और बेरोज़गारी से छुटकारा चाहिए? क्या चाहिए? आवाम क्या कहती है? अवाम 70 सालों से यही कह रही है कि हमें बेसिक नीड्स चाहिए। वांट्स की तरफ हम नहीं आ रहे हैं, हम ख्वाहिशात की तरफ नहीं आ रहे हैं, हम अपनी ज़रूरियत की चीज़ें के लिए हम आ रहे हैं। और जो इकोनॉमिक्स का रूल है कि सबसे पहले तो आप जनाब आप अपनी नीड्स की तरफ आएँ, फिर वांट्स की तरफ आएँ। हमारी नीड्स क्या है? खाना, पानी साफ, घर हो, सेहत हो, बच्चों की तालीम, जो कि आइन में लिखा है, रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की आइन में लिखा है। सियासतदान उस आइन को पढ़ते क्यों नहीं है, जहां पे हर बच्चे को फ्री तालीम मिलना जरूरी है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तभी तो पाकिस्तान के अंदर अच्छा ताजिर बनेगा, अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, अच्छे आपके शहरी बनेंगे। हमारी उस आइन को लोग भूल गए। आज पाकिस्तान जो है इलेक्शंस नहीं चाहती है। पाकिस्तानी कहते हैं जनाब पेट्रोल सस्ता कर दो, खाने पीने की अशिया सस्ता कर दो, बिजली की कीमतें सस्ता कर दो। इंडस्ट्री के लोग, आपने कहा ना खुश क्यों हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट नीचे कर दें, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। 20% डॉलर नीचे आ गया इस वक्त, आप जाके तो देखें। दुनिया में आप देखें ना, हम फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी बढ़ चुकी है।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। उसकी वजह क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब यह है बिजली की कीमत में इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब यह है कि जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफा, फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब यह है कि जनाब इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा। फिर हम बात करते हैं महंगाई की कि जनाब महंगाई है, महंगाई उस वक्त कंट्रोल होगी जो हम शुरुआत करें यहां कमिश्नर लिस्ट से। जनाब बहुत सी चीजें जो कमिश्नर लिस्ट रोज इशू करती है, अगर सही मानों में रोजाना की बुनियाद पे आज दूध की प्राइसेस पे कंट्रोल क्यों हो रहा है? दैट्स द पॉइंट। जो इस वक्त माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जरा थोड़ा सा तगड़ा करें इस वक्त कमिश्नर लिस्ट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, यही केयर टेकर सेटअप, यही हमारी इसकी क़यादत जरा कंफर्म करे और देखे कि किस तरीके से इसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे। 10 दिन में आप देखेंगे महंगाई का रेशियो, इन्फ्लेशन जिसको अब दवाम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, बढ़ चुका है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये तो है बेसिक। फिर हमने देखना है कि जनाब क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी जो है ये इकोनॉमिक साइकिल दोबारा से चलने लगे। सबसे पहला काम जो इन्होंने बेहतरीन किया वो था डॉलर को कंट्रोल करना। देखिए डॉलर अभी एक दिन होता नहीं था, ऐसा लगता था डॉलर नहीं है बल्कि स्टॉक मार्केट में कोई सट्टा बाजार है। एक दिन में 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए और कुछ घंटों के अंदर वापस 10 रुपए नीचे। कौन सी इकोनॉमिक्स थी? कुछ नहीं है। कौन सी इकोनॉमिक्स थी जो एक दिन में डॉलर को 10 रुपए ऊपर करती थी और दूसरे ही दिन डॉलर को जो है ना 2 रुपए नीचे और फिर सर डॉलर छोड़ें, आप सिर्फ गोल्ड के ऊपर जब पकड़ा ना लोगों को तो 1 महीने रेट नहीं खुला है। आपकी जो लोकल सराफा मार्केट है 1 महीने बाद रेट खुला है वहां पे, उधर उनका यह असर था वहां पर। देखें फौज ने जो काम किया है ना, फौज ने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा। एक वो दुश्मन जो सरहद के बाहर हमारे साथ नुकसान पहुंचा रहे थे और एक वो जो मुल्क के अंदर रह के नुकसान कर रहे थे। मैं उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा चाहे वो ताजिर हो, कोई भी हो, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि हम में हुब्बुल वतनी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स तो दूर की बात है, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल। जो महंगाई हुई क्यों? आपका अफगान ट्रेड नहीं हुआ है, अफगान में स्मगलिंग हुई है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे इन चीजों को रोका सर। गया। एक चीज आपका इन्फ्लेशन है इस वक्त 30%, 32% बल्कि 32% इन्फ्लेशन है और पॉलिसी रेट है इस वक्त 22%। माइनस कीजिए तो 10% नेगेटिव आपका जो है वो रिटर्न है, जो आपके रियल टर्म में आपके इंटरेस्ट। ये मुझे बताइए कि आपका पैसा तो बैंक में रखा डिवैल्यू हो गया, ठीक है, आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये कौन से तुक है महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना? मतलब ये मेरी समझ में नहीं आता कि महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आपका मसला जो है वो डिमांड पुल नहीं है, आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। दैट इज द वेरी राइट थिंग। मैं आम लोगों को समझाने के लिए बता दूं, उन मुल्कों में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जाता है जहां कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग बेतहाशा खरीद रहे, अब वो खरीदारी की वजह से डॉक्यूमेंट्स होती हैं और डिमांड बढ़ होती है। यहाँ पे तो लोगों खरीद नहीं सक रहे और आप मजीद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। 300 रुपए किलो टमाटर हो गया तो क्या भाई पाकिस्तानी सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ टमाटर ही खाया जा रहा है? जी बाबा, उसका सप्लाई का मसला है, सप्लाई का मसला है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ कुव्वत खरीद कम हो रही है। आपका जो पीपी जो रेट होता है जिसमें आपका परचेसिंग पावर जो होता है वो हमारा खत्म हो चुका है। हमारे पास अगर हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, हमारी तनख्वाहें जो है वो बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकती है। जो बेसिक जो इकोनॉमिक्स का हम कहते हैं ना जी 50-30-20 का जो फॉर्मूला होता है कि 50% आप नीड्स पे आ जाएं, 30% वांट्स पे आ जाएं, 20% सेविंग, ये कौम कैसे करेगी? सेविंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 50-30-20 फेल्स इन दिस कंट्री बिकॉज हम इस वक्त 100% जो कमा रहे हैं हाँ। उसके अलावा हमें 120% सिर्फ अपनी नीड्स पे होती है। अच्छा, दूसरा ये बड़ी अभी भी तालियां बजेंगी मेरे ख्याल से। आप चूंकि ऑयल प्राइसेस को आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि 20 से 30 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी इस वक्त है। एक इकोनॉमिस्ट इस चीज को किस तरह से देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त जो इंटरनेशनली जो है ना तमाम दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। एक आध दिन में नीचे की तरफ आई है, मगर हम एवरेज ओवरऑल देख रहे हैं तो 95 की सतह पे जा चुके। मिडिल ईस्ट क्राइसिस और उससे पहले भी चल रहा था। इस वक्त गाजा का जो मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हुए हैं। ये बड़ा इंटरनेशनली कमोडिटी मार्केट वाले समझ रहे होंगे, क्योंकि एक जगह पे ओपेक जो है वो सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जगह पे वॉर जोन है। तो इस वक्त जो अगर हम जा रहे हैं ना कि पेट्रोल की कीमतें कम करना, मैं कहता हूं ये तो हम बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली मार्केटें काफ़ी तेज़ हैं और ये अगर ये जो हम करने जा रहे हैं इसकी वजह सिर्फ 2 चीज़ हो सकती है। एक, ये जो हमने डॉलर की कदर में कमी की है
उसका बेनिफिट हम पेट्रोल के अंदर ला रहे होंगे क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट है उससे फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर हमने कुछ टैक्सेस के ऊपर हम बात करेंगे, जो हम टैक्सेस लेते रहे तकरीबन 80 रुपए के करीब तो हमारे टैक्सेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें टैक्सेस को कम कर रहे हैं तो बहुत खुशाइन बात है, मगर हम बात करेंगे कि टैक्सेस कम करने से फिर हमारे मुल्क को चलाना भी एक मसला होता है। ठीक है, तो फिर हम यानी ये कहने का मकसद ये है कि 10-10, 15-15 रुपए अगर हम कमी करके और उसके बाद हम देखें, आप पेट्रोल कम भी करके देख लें, आप मैं कहता हूं 100 रुपए कम कर लें, उसके बाद आप देखेंगे कि एक नॉन प्रोडक्टिव यूज इस्तेमाल शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में। पेट्रोल डलवा के घूमने फिरने वाली चीज है जो है वो शुरू हो जाएगी। आप पेट्रोल सस्ता करके तो देखें, बजाय इसके कि हम किफायत शारी की तरफ आए, हम उस वक्त फजूल खर्ची की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी चीजें थी जो और भी डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में जरूर आपको ज़हमत देंगे। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और बात सिर्फ इतनी सी है कि IMF जो बातें कहता है कि हमें अपने मुआशी क़िबला दुरुस्त करना है, हमें अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है और टैक्स रेट को कम करना है। इन तमाम चीज़ों को हमें करना होगा और जो एक कमिटमेंट है इस वक्त जो देखी जा रही है, जो माफियाज के खिलाफ टक्कर ली जा रही है, वो यकीनी तौर से खुद पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हक में है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।